हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ नाजिया। क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में और उसके बेसिक फंक्शन के बारे में देखा। आज हम फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल का टॉपिक देखेंगे। फाइनली फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। सिटीजन्स के लिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम सब एक इंडियन हैं। हमें बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से ही कलेक्टिव आइडेंटिटी मिल जाती है। दैट्स मीन वी ऑल आर एग्री फॉर सम बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले एक इंडिविजुअल के पास अलग अलग आइडेंटिटी होता है। या तो वो कोई अलग अलग कास्ट से होगा, अलग रिलीजन से हो सकता है, या अलग अलग प्रोफेशनल रखने वाला हो सकता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हम सारे सिटीजन्स को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी मिल जाती है। By agreeing to certain basic norms and principles, one constitutes one's basic political identity. Second, Constitution हमें ये भी बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और Constitution हमारे फंडामेंटल वैल्यू को भी डिफेंड करता है, which mean हमारे लिमिटेशन जिसे हमें क्रॉस नहीं करना होगा। मोरल आइडेंटिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। बट व्हाट इज राइट और रॉन्ग, अगर हम वर्ल्ड का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करते हैं तो ये डिफर करता है, लेकिन इसमें कुछ सिमिलरिटी भी होती है। जैसे मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक राइट को प्रोटेक्ट किया गया है, पर जब नेशनल आइडेंटिटी को कंसीव करने की बात आती है तो मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपस में डिफर करते हैं, बिकॉज हर कंट्री के अपने अलग अलग हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है। For example, German identity was constituted by being ethnically German. On the other hand, Indian constitution does not make ethnic identity. So, इस तरीके से एक कंट्री की आइडेंटिटी नेशनल आइडेंटिटी डिफर करती है। Now next है हमारा the authority of a constitution. The authority of a constitution में हम देखेंगे what is a constitution, how effective is a constitution, is a constitution just, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये कितना इफेक्टिव होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मोस्ट कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं जो एक स्टेट्स को बताते हैं कि एक स्टेट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूटेड कर सकता है और किस तरीके के वो नॉर्म्स को फॉलो कर सकता है। अगर हम किसी से पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हमें वो ये डॉक्यूमेंट रेफर करता है, बट ऐसा हर जगह नहीं होता है। अगर हम एग्जांपल ले, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथेस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके मुताबिक ही सारी कार्रवाई चलती है। लेकिन कुछ कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम में, एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं होता है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सीरीज डॉक्यूमेंट होते हैं और डिसीजन के, जिसे कलेक्टिवली तौर पर हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी मेंशन अबव। हमने इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे एक क्रिटिकल क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट मेक इट्स इफेक्टिव, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द लिव्स ऑफ द पीपल, और ऐसी क्या चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाती है, या इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर। यहाँ पे जो इसका इफेक्टिव का रीजन है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ प्रोमोलिगेशन। सो एक कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फॉर्म हुआ था उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन इतना इफेक्टिवली नहीं थे, क्योंकि उससे मिलिट्री लीडर्स ने क्राफ्ट किया था, या फिर कोई ऐसा लीडर ने क्राफ्ट किया था जिसे वो पसंद नहीं करते थे, जिसपे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, या जो कुछ ऐसे फेमस नहीं होंगे। बट अगर हम सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये नेशनल मूवमेंट के बाद क्रिएट हुआ था। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो काफ़ी ज़्यादा नेशनल मूवमेंट के बाद क्रिएट हुआ था।
इंडिया की बात करें तो ब्रिटिश राज के बाद नेशनल लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म किया था और काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्कशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। और हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लोग थे जिनको लोगों ने चुना था, जिन्हें लोग पसंद करते थे, जिन्हें उनके ऊपर ट्रस्ट थे। कुछ ऐसे लोग थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ 3 इयर्स का डेलिब्रेशंस के बाद मैक्सिमम पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूशन पसंद आया। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्मली क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। सो इतना साल 3 साल के बाद 3 साल का डेलिब्रेशंस लगा, तब जाकर के ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन पसंद आया, क्योंकि जो लोग थे हमारे नेशनल मूवमेंट में, लीडर्स थे जो हमारे, इनको लोगों पर इन पर ट्रस्ट था। दूसरी तरफ सम कंट्रीज में क्या हुआ था, लोगों से क्वेश्चन किया कि आपको किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो लोग वोट करेंगे और मेजोरिटी ऑफ वोट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट होगा। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम नहीं हुआ था, बिकॉज उन असेंबली में पॉपुलर लीडर थे जिन्हें लोग पसंद करते थे, उनके ऊपर ट्रस्ट था लोगों को। सो उन लीडर्स ने सारी कंट्री के लिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिससे सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और पसंद किया था। सो एक कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल तभी होगा या अनसक्सेसफुल होगा जब अथॉरिटी ऑफ द पीपल पर डिपेंड करता है। मतलब अथॉरिटी ऑफ द पीपल बताएगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बनने पर हम डिबेट देख लेते हैं। मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ऑलवेज एन इजी एंड स्मूथ अफेयर। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बेसिक सही में बहुत इजी नहीं है। नेपाल इसका एक एग्जाम्पल है। 1948 से कॉन्स्टिट्यूशन वहां मेकिंग होना शायद शुरू हुआ था। नेपाल हैज हैड 5 कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल के पास 5 कॉन्स्टिट्यूशन थे, 1948, 1951, 1959, 1962 and 1999, but all this constitution were granted by the king of Nepal। लेकिन ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो थे नेपाल के राजा ने ग्रांटेड किया था, सो शायद ये सक्सेसफुल नहीं रहा होगा। द 1990 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन। और जो 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था उसे मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन ने इंट्रोड्यूस किया था। थ्रू द किंग कंटिन्यू टू होल्ड फाइनल पावर। और किंग के जरिए जो सारे पावर्स को होल्ड करता था। फॉर द लास्ट 10 years नेपाल वॉज फेस्ड विथ मिलिटेंट पॉलिटिकल एगिएशन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। 10 साल तक इसी तरीके से चलता रहा था। वहां के लोगों ने इस तरीके का फेस किया था प्रॉब्लम। द मेन इशू वाज द रोल ऑफ द मोनार्ची इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, वो लोगों की मर्जी लिए बगैर बन रहा था। वहां पे जो राजा हुकूमत करते थे उनके मुताबिक वो जो कॉन्स्टिट्यूशन थे ग्रांट हो रहे थे। तो ये अडप लोग नहीं इसे कर पा रहे थे। कुछ ग्रुप थे नेपाल में जो इस मोनार्च का जो हुकूमत था, मतलब इसको पूरे तौर पर खत्म करना चाहते थे और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेपाल में स्टेबलाइज करना चाहते थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि पूरे तौर पर मोनार्च को हटाया ना जाए, इसकी कुछ पावर्स को रोल को रिड्यूस कर दिया जाए। लेकिन जो राजा था वो खुद से तो कभी पावर को अपना गिव अप तो नहीं करेगा कभी भी। तो ही टुक ओवर ऑल पावर्स इन अक्टूबर 102। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन जो थे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन के लिए डिमांड कर रहे थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस्ट जो थे इसके रहबर थे बोल सकते हैं। पॉपुलर इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को उन्होंने इलेक्टेड किया। फाइनली प्रेशर, बहुत सारा पॉपुलर एग्रीगेशंस और प्रेशर आकर के किंग ने अपना एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को। गवर्नमेंट हैज स्ट्रिप द किंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पावर्स। और इस तरीके से राजा के
हाथों से पूरे तौर पर वो उसकी पावर चलेगी। नाउ ऑल द पार्टीज आर ट्राइंग टू डिसाइड और द मैनर इन द विच कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विल बी फॉर्म। तो अब ये सारी पार्टीज डिसाइड करने लगी कि किस मैनर में, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म किया जाए। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 25 साल लग गए थे एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने में। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।